जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं म्यूचुअल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के। और जो आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो पॉलिटी की रहेगी। और पॉलिटी में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रस्तावना। क्या पढ़ रहे हैं भाई? प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना। प्रेम्बल। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमारी 12-13 क्लासें निकल चुकी हैं। प्रस्तावना की बात करूं तो मैं 3-4 क्लासें प्रस्तावना के ऊपर निकल चुकी हैं। तो जो स्टूडेंट पहली बार ये क्लास देख रहे हैं और जिनको प्रस्तावना पढ़नी है, जिनको प्रस्तावना के बारे में बढ़िया नॉलेज लेनी है, तो वो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और पिछली जो क्लासें हमारी, इससे पहले जो क्लासें निकली हैं उनको देखेंगे और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। चलिए दोस्तों, देखो भाई, हमने शुरू किया था कि प्रेम्बल जो शब्द है या प्रस्तावना जो है, भाई प्रस्तावना की थॉट कहां से आई, प्रस्तावना का आधार क्या था, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमने वहां से अपनी क्लासें शुरू की गई। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि वो सारी की सारी चीजें आपको हमारी पिछली क्लास के अंदर मिलेंगी। तो जो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात करूं तो जो हम चल रहे थे भाई, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात करी थी। उसके अंदर जो हमारी बात रही थी वो ये थी कि भाई हमने पढ़ा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? देखिए भाई, हमने ये बताया था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? सोवरन बनाएंगे, संप्रभु बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। एंड सेकुलर बनाएंगे, वो भी बिल्कुल सही बात है। सोवरन, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर से पहले सोशलिस्ट आ जाएगा, समाजवादी बनाएंगे। तो हमने समाजवाद के ऊपर भी बहुत सारी बात करी, हमने उसको भी बड़े अच्छे ढंग से समझाया। उसके बाद सेकुलर, लास्ट जो क्लास थी वो किस पे थी? सेकुलर, धर्म। धर्म के बारे में मैंने बात करी, आप लोगों को बताया कि धर्म क्या है, धर्म धारण करने की चीज है। उसके बाद धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में भी मैंने बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति धर्म को छोड़ नहीं सकता, धर्म के बिना शून्य है। पंथ निरपेक्ष शब्द का यूज किसने किया, ये सारी की सारी बातें हम इससे पहले कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर वहीं से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कैसा बनाएंगे? ट्रिपल SDR, सोवरन है। उसके बाद आपका भाई समाजवादी है, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, अब देखिए दोस्तों, हमने व्यू द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, संप्रभु बनाएंगे, हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं, हम अपनी क्लास निकल चुकी है। समाजवाद बनाएंगे, इसके बाद समाजवाद के ऊपर भी समाजवादी व्यवस्था रहेगी, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर होगा, वो सेकुलर के ऊपर हमारी जो लास्ट क्लास वो चली थी, जिसमें हमने धर्म की डेफिनेशन दी थी। हमने बात करी थी कि पंथ क्या होता है, धर्म क्या होता है, धर्म को धारण किया जाता है या जीवन शैली जिस प्रकार से दी जाती है, वो सारी बातें अपनी पिछली क्लास के अंदर हो चुकी हैं। आज जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? हल्का फुल्का मैंने उस दिन बताया था, डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी, इसके ऊपर मैंने बात शुरू कर दी थी, जिसको क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक वही। लोकतांत्रिक व्यवस्था। और जो आज का जो हमारा जो रहेगा टॉपिक रहेगा वो क्या है? डेमोक्रेसी। इसके ऊपर हमें बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों से कि डेमोक्रेसी है क्या, या डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी है क्या। देखिए दोस्तों, इसका एक बार अर्थ समझेंगे हम। जो आज का जो सिस्टम रहेगा इसका पहले डेमोक्रेसी का अर्थ समझेंगे, फिर परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके प्रकार पढ़ेंगे, और जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके के क्वेश्चन बन करके निकल करके आते हैं। देखिए दोस्तों, वो समय गया कि ऊपर का आप लोगों ने मलाई उतार ली और खाली बात खत्म। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और मैंने यहाँ पे आपको उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं भी पूछा है या मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं भी कराई है, आई डैम श्योर, मुझे पता है आप रिप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सबके पास इतना भगवान ने दिमाग दे रखा कि आप उसका आंसर यू कैन रिप्लाई श्योर, आप रिप्लाई दे सकते हैं उसका और अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखो एक शब्द है डेमोक्रेटिक है, डेमो प्लस करटिया, दो शब्द है।
डेमोक्रेटी से क्या निकला? डेमोक्रेसी से एक शब्द निकल कर क्या है? जो क्या निकल के आया है? डेमोस प्लस है कर्टिया। अब देखिए इसका जो अर्थ होता है, डेमो का अर्थ होता है पीपल या लोग कह सकते हैं भाई, लोग, पीपल। और जो इसका जो अर्थ होता है ये होता है रूल्स या शासन। ठीक है भाई। अगर हिंदी में बात करें तो जो इसका मतलब क्या है? जनता, और ये कैसी? सरकार। अब देखिए दोस्तों, भाई मैंने बात करी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बनी है, डेमो प्लस क्रेटिया, कर्टिया, और जिनका अर्थ है इंग्लिश में क्या? पीपल और रूल, नियम और रूल्स। पीपल मीन जनता, आप लोगों को पता है जनता, इसको हम जनता कह सकते हैं, वी कैन से, और सरकार। यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर हम दो बातें करेंगे। दो बातें किसकी? जनता की होगी, सरकार की बात होगी। दोनों का संबंध होगा कि यानी कि सरकार कैसी होगी, सरकार के साथ जनता का संबंध कैसा होगा, और वो किस प्रकार से रूल, नियम, शासन बनाएगी जो जनता के ऊपर लागू होंगे। ये लोकतंत्र शब्द का जो मीनिंग है दो शब्दों से मिलकर के बना है। आपने थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा फोकस करना है इस बात के ऊपर, तो आपको पता लग जाएगा। मतलब एक बात क्लियर होगी, जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? जनता और सरकार की बात करेंगे लोकतंत्र शब्द के अंदर। भाई इन दो चीजों का इसके अंदर क्या रहेगा? जिक्र रहेगा। यहां तक समझ में आ गया? अब इसकी एक बार देखो, सबसे इससे पहले कि मैं इसकी डेफिनेशन दूं आपको, इसको समझाऊं और समझाऊं, इससे पहले इसका सिद्धांत देखिएगा। ये किस सिद्धांत को लेकर के डेमोक्रेसी है, जो इसका सिद्धांत क्या है? तो संप्रभुता या सोवरन, जो इसका सिद्धांत है वो क्या है भाई? सोवरन। सिद्धांत क्या है? जो ये किस सिद्धांत पे काम करेगा? मतलब जो इसका सिद्धांत वो क्या है? संप्रभुता इसके अंदर नहीं थी। यानी कि भाई सरकार में जो संप्रभुता होगी वो किसकी होगी? संप्रभु कौन होगा? लोकतंत्र के अंदर संप्रभु कौन होगा? वो इसके साथ सिद्धांत के रूप में काम कर रहा है। भाई सिद्धांत है ये इसका, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये संप्रभुता के सिद्धांत पर ये काम करता है। अब देखिए सिद्धांत आप लोगों को पता लग गया, सोवरन, संप्रभुता, अर्थ आप लोगों को पता लग गया। अब इसकी एक बार और अच्छे से समझने के लिए इसकी एक बार डेफिनेशन अगर आप और देखेंगे तो आपको लोकतंत्र शब्द का बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब समझ में आ जाएगा। एक राष्ट्रपति हैं इब्राहिम लिंकन साहब। लिंकन कहा के? अमेरिका के। भाई अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? इब्राहिम लिंकन साहब ने इसकी परिभाषा दी, और परिभाषा क्या दी कि ऐसी गवर्नमेंट, बड़े ध्यान से सुनिए भाई, बहुत अच्छी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। आपको पता नहीं कैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं इस बारे में। देखिए हर व्यक्ति, हर टीचर अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है। मैं थोड़ी सी स्पीड इसलिए पकड़ता हूँ, देखिए आप लोगों का टाइम खराब ना हो। यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि लोग समय टाइम निकालने के लिए अनर्गल बातें करते रहते हैं, इधर उधर की, ये वो। मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से, या आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, मेरी लगभग हर क्लास के अंदर आपकी 1 मिनट इसी बात के ऊपर खराब होती है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो समय गया कि जीके याद कर लिया, ऊपर का डेट याद कर ली, फैक्चुअल याद कर लिया, चल मेरे भाई बात खत्म हो गया। कभी पॉलिटिक होती थी 30-35 घंटे के, आज वही पॉलिटिक बढ़ करके एग्जाम की अगर बात करूं तो 150 या 140 घंटे, 150 घंटे के करीब पॉलिटिक पहुंच चुकी है। इतने घंटे चाहिए पॉलिटिक पढ़ने के लिए। यानी कि आपका एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आपको उस चीज़ को समझना है। और मैंने यहाँ पे मैं कई बार क्लास ट्यूशन छोड़ता भी और आप लोगों के रिप्लाई भी आते हैं। मैं बात करूँगा थोड़ी देर बाद कि किस प्रकार से आपने रिप्लाई दिए जो मैंने क्वेश्चन करे थे। यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को, जो पहली जो एकेडमी खड़ी करी थी, यहाँ पे क्वेश्चन है, पहली जो दुनिया में सबसे पहली एकेडमी किसने खड़ी करी थी, या किस व्यक्ति ने उस एकेडमी को खड़ा किया था या बनाया था। दूसरी बात, उस एकेडमी के ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी बहुत तगड़ी, जिन लोगों को मैथ नहीं आता वो उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप लोग मुझे बताएंगे, क्वेश्चन मेरा ये है कि किसने एकेडमी खड़ी करी थी, कहाँ पर खड़ी थी, वो किसके शिष्य थे।
ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूं मैं। जो पहली दुनिया की पहली एकेडमी थी उसका नाम क्या था, कब खड़ी करी थी, किसने खड़ी करी थी, और वो व्यक्ति किसका शिष्य था, और उसके अंदर क्या पढ़ाया जाना था। 4-5 बातें निकल कर 5 क्वेश्चन हो गए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इनके रिप्लाई आप देंगे, नहीं देंगे तो अगली क्लास जो होगी उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन बहुत कम लोग मेरे भीतर है जो कि इसके रिप्लाई देते हैं या नहीं देते हैं। आते होंगे आप लोगों को सभी को, लेकिन मुझे तो पता तभी लगेगा जब आप रिप्लाई देंगे। ऐसा भी नहीं कि किसी एक स्टूडेंट ने पहले रिप्लाई कर दिया तो आप उसका देख के करें, नहीं, मैं इस चीज को नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं क्या आपने वो टाइप किया, बस, दैट्स इट। ओके, चलिए दोस्तों, इब्राहिम लिंकन ने क्या दिया कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा। देखिए, जनता के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, सॉरी, बाय द पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, मतलब जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के लिए, जनता की। देखिए, जो डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी वो क्या दी कि भाई लोकतंत्र वह है जो गवर्नमेंट जनता के द्वारा बनाई गई हो और जनता की हो और जनता के लिए काम करे। बाय द पीपल फॉर द पीपल मेड द पीपल, यानी कि क्या बोलेंगे हम उसको, देखिए, ऐसी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी कि जनता की, जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए, यानी कि जो सब कुछ है। मैंने एक बात बोली थी सिद्धांत की कि संप्रभु, इस डेफिनेशन के अनुसार क्या है, जो संप्रभुता वो किसमें, जनता में, क्योंकि जनता चुनेगी, जनता के लिए है और जनता की ही है, सरकार किसकी है, जनता की ही है। ये जो डेफिनेशन थी किसने दी, इब्राहिम लिंकन ने। लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, फिर बताता हूं मैं आप लोगों को। इब्राहिम लिंकन जो कि राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। अब देखिए, इतनी बात आप लोगों के समझ में आनी चाहिए। अर्थ की बात करी थी मैंने, एक बार 1 सेकंड में मैं बता देता हूं आपको, दोबारा से 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूं ताकि टच हो जाएगा। मैंने बात करी लोकतंत्र की, लोकतंत्र की बात करी डेमोस प्लस करके, ऐसा समझिए मैंने, डेमो का मतलब होता है पीपल, जनता, और इसका मतलब क्या होता है, रूल और शासन, रूल और शासन होता है इसका मतलब, कर्टिया का मतलब। और साथ ही मैंने बात करी कि भाई इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या इब्राहिम लिंकन ने दी है, क्या दी है भाई, जनता की, जनता के लिए, जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को क्या, वो सरकार कैसी होगी, लोकतंत्र, और लोकतंत्र का जो सिद्धांत होगा क्या, संप्रभुता। बस इतनी सी बात थी। रही बात क्वेश्चन की, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं भाई। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है, संप्रभुता। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी, इब्राहिम लिंकन ने। इब्राहिम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए, अब मैं बात करूंगा एक बार लोकतंत्र, डेमोक्रेट जो है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र के प्रकार में। अब देखो भाई, लोकतंत्र कितने प्रकार का, अब हमें लोकतंत्र का पता लग गया। लोकतंत्र क्या है, मोटे तौर पे बात करूं तो भाई, जो जनता चुने, जो जनता के पास ताकत हो, सारी चीज जनता के पास हो, वो क्या है, लोकतंत्र है। सारी चीज जनता के पास हो। लोकतंत्र के प्रकार की बात करूं तो भाई 2 प्रकार का लोकतंत्र है। क्वेश्चन बन जाता, लोकतंत्र के प्रकार क्या है, तो 2 प्रकार के। एक बार आप भाई इसको राइट डाउन करें तो राइट डाउन कर लें, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, हो गया होगा, अरे हो गया होगा भाई, चलिए।
ओके भाई, अब हम बात करेंगे लोकतंत्र प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार की बात करें, कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का भाई। पहला कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा कौन सा भाई? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आप लोगों को पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करूं मैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा है उसका अभी देखो, एक बार देखेंगे आप। या मैंने क्या लिखा था? डायरेक्ट लिखा था, इनडायरेक्ट लिखा था। इनडायरेक्ट लोकतंत्र और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखिए प्रत्यक्ष, इसमें क्या? जनता स्वयं, जनता स्वयं अपने लिए क्या बनाती है? नियम, रूल, कानून खुद लेती है। क्या? फैसले। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें जनता खुद डायरेक्ट आकर के अपने लिए नियम, रूल, कानून खुद बनाती है और खुद के फैसले होते हैं। अपने प्रतिनिधि नहीं चुनती, वो डायरेक्ट खुद जनता फैसले करती है। डायरेक्ट जनता क्या करती है? खुद अपने फैसले करती है। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि जनता की सारी पावर तो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों में जनता के हाथ में है, लेकिन इसमें जनता क्या करती है? खुद करती है, स्वयं जनता करती है। ऐसी व्यवस्था कहां पर भाई? स्विट्जरलैंड। मौका लगे तो देख के जरूर रहियो भाई, नौकरी लग जाओ तो देख के जरूर आना भाई। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो कहां पे है? स्विट्जरलैंड। ठीक है भाई। यहां पर मैं बात करूं एक बार आप लोगों से अप्रत्यक्ष, तो इसमें क्या है? जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, अपने द्वारा जनता जो प्रतिनिधि चुनेगी वो प्रतिनिधि नियम और रूल बनाते हैं। इसमें तो क्या डायरेक्ट जनता बनाती है, इसमें कौन बनाएंगे? प्रतिनिधि भाई। कौन होंगे? जनता द्वारा चुने हुए। अब देखो, अब समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छा था। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रकार की बात करें 2 प्रकार के हैं। तो प्रत्यक्ष में जनता स्वयं खुद अपने लिए नियम, रूल और खुद फैसले लेती है। ऐसी व्यवस्था कहां? स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा है? जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही नियम, रूल और कानून बनाते हैं और वो जनता पर लागू करते हैं। ताकत इसमें भी जनता के हाथ में है। फर्क इतना है, इसमें डायरेक्ट जनता खुद खड़ी होकर करती है और इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है भाई। अब मैं इसमें बात करूं आप लोगों से, इसके जो तत्व या औजार कौन कौन से औजार हैं भाई? इसके तत्वों की बात करूं, औजार की बात करूं, कौन कौन से? परिपरीक्षा एक तो भाई, नंबर 1 परिपरीक्षा। रेफरेंडम बोलते हैं जिसको, रेफरेंडम। नंबर 2 रिकॉल, जो वापस बुलाना, वापस बुलाना भाई। अब देखिए रेफरेंडम जो मतलब ताकत इनकी, जो डायरेक्ट जो जनता है स्विट्जरलैंड की, जो जनता जो अपने लिए खुद नियम और रूल चुनती है, तो उसके तत्वों की मैं बात कर रहा हूं। उसके तत्वों में 4 तत्व है। पहला परिपरीक्षा है, ये आप लोगों को पता लग गया। दूसरे की बात करूं मैं भाई, रिकॉल, प्रत्यावर्तन या रिकॉल, वापस बुलाना हो गया, जिसको प्रत्यावर्तन या रिकॉल। तीसरा इनिशिएटिव, यानी कि पहल। तीसरा क्या होगा? पहल है। अगर तब तक देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन करके आएगा भाई आप लोगों के बीच में। और जो चौथा है वो क्या रहेगा आपका? जनमत संग्रह।
देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट जो लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो कहां पर है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड में, उसमें क्या करती है कि जनता खुद डायरेक्ट जाकर के अपने लिए नियम और रूल चुनती है, और उसके लिए जो औजार का जो काम करते हैं, परिवर्तन रेफरेंडम करता है, उसके बाद वापस बुलाना है या परिवर्तन निकाल जिसको बोलते हैं, उसके बाद इनिशिएटिव पहल, एंड देन बात करें तो जनमत संग्रह, यानी कि वो प्रत्याशी को वापस भी बुला सकते हैं, मतलब किसी चीज को वापस भी ला सकते हैं, जनमत संग्रह भी करा सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर नहीं, ये किसके ये औजार हैं? तो ये डायरेक्ट जो लोकतंत्र है उसके औजार है भाई। ये आप लोगों को आपसे पूछा जा सकता है भाई, रिकाल का संबंध किससे है, प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना, इनिशिएटिव पहल का संबंध किससे है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए भाई। अब बात करिए, हमने अप्रत्यक्ष की बात करी, तो अप्रत्यक्ष में क्या है? जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो जनता पर शासन करेंगे, और जो काम करेंगे, नियम रूल और जो कानून बनाएंगे, नियम रूल जो कानून बनाएंगे, या जो कार्यकारिणी है, जो कार्य करेंगे, या जो कार्यकारिणी जो काम करने वाले जो संस्था है, वो किसके प्रति? विधायिका, विधायिका के प्रति क्या भाई? उत्तरदायी। आपसे पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो कार्यकारिणी वो किसके प्रति उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन आया हुआ अभी अभी, तो किसके प्रति उत्तरदायी? विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। और यहां पर बता दो, अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है, इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो दूसरा नाम है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता भाई। अब देखो, मैंने बात करी जो अप्रत्यक्ष है उसका दूसरा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसका दूसरा नाम क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र है। और मेरे मित्रों, और एक और बात बता दूं आपको, चलिए बोर्ड पे जगह शायद दिखेगा नहीं दिखेगा, चलिए कोई बात, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं एंड देन फिर मैं इसको रफ करूंगा। देखिए भाई, बात करी लोकतंत्र के प्रकार की, दो प्रकार के लोकतंत्र, लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करी मैंने, उसके बाद अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र जिसमें जनता खुद इनिशिएटिव लेती है, पहल करती है, जनमत कराती है, रेफरेंडम का भी काम करती है। ये क्या है? उसके औजार हैं। और ऐसी व्यवस्था कहां पर है? स्विट्जरलैंड पे। उसके बाद मैंने बात करी किसकी? अप्रत्यक्ष की। अमेरिका में भी है, भारत में भी है। ये क्या? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर होता क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर डायरेक्ट जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करते हैं। और उसमें जो कार्यकारिणी है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसे दूसरा नाम जो नाम है वो क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी उसको जाना जाता है भाई। जो ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर है, प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था कहां पर है? भारत के अंदर है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी दो भाग हैं भाई। प्रतिनिधि लोकतंत्र की भी बात करूं मैं तो प्रतिनिधि लोकतंत्र भी के भी दो प्रकार है। कौन कौन से प्रकार हैं? एक संसदीय प्रकार है, दूसरा राष्ट्रपति के अधीन शक्तियां, दूसरा राष्ट्रपति के अधीन जो लोकतंत्र है वो है। चलिए एक बार आप लोगों का रिवाइज होगा, जिसने स्क्रीनशॉट लेना, जिसने जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं भाई। इसमें जो प्रत्यक्ष है, इसमें कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। जो इसके उदाहरण परिवर्तन है, रेफरेंडम बोलते हैं जिसको, नंबर 1, नंबर 2 वापस बुलाना या प्रत्यावर्तन रिकाल जिसको बोलते हैं, ये वाला। नंबर 2, नंबर 3 क्या है? इनिशिएटिव पहल वाला। नंबर 3 पहल जो करनी है। उसके बाद जनमत संग्रह। ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया है भाई। आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। नहीं समझे हैं तो फिर समझाऊंगा, फिर भी नहीं समझेंगे तो फिर समझाऊंगा। और फिर भी नहीं समझेंगे तो फिर समझाऊंगा, और फिर भी नहीं समझेंगे तो फिर समझाऊंगा। दैट इन्फिनिटी। जब दिल करे, जब दिल करे, जैसे दिल करे, जो चीज समझ में नहीं आती है 100% मैं जिसे जानता हूं, मैं पक्का डैम श्योर आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग प्यार बनाइए। कल परसों कोई बोल रहा था मेरे को कि सर आप इतनी मेहनत करते हैं, आपके तो सब्सक्राइब नहीं है, आपके तो सब्सक्राइब थोड़े से हैं, आपको तो लोग भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप गर्मी में खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, टीनों के अंदर पढ़ा रहे हैं। जैसा मेरे पुराने स्टूडेंट उनको पता है, वो मेरे को देख पा रहे हैं, तो मैं कहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ पता है। आप लोगों को सारी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस तुम पढ़िए, पढ़ करके जो समस्या है उसका एक बार मैसेज करिए। अच्छा रहेगा अगर आप कर दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई बात नहीं।
मर्जी है भाई, मैं कई बार बोलता हूँ स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन होता क्या है मित्रों, आपके जो कमेंट्स हैं वो चार्ज का काम करते हैं, और जब चार्ज रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे फील अच्छा होता है। और मैं अगर मेरी पिछली क्लास की बात करूं, जो मेरी पिछली हमारी जो क्लास निकली है वो मेरे ख्याल में 14 क्लास पॉलिटी की निकल चुकी है। आज ये जो क्लास बनी है ये 15वीं क्लास है, और जो 14वीं जो क्लास थी उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन डाले थे, जो हमारी 14th क्लास थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन डाले थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट्स किए हैं। बड़ा अच्छा लगता है यार, रियली। मेरे ख्याल में फीस देते थे आप, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को जब आप कमेंट्स करके कोई क्वेश्चन करते हैं या कोई भाई क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए पहला जो कमेंट्स आया, मैं एक बार भाई 1 मिनट खराब करूंगा आप लोगों की, ज़रूरी समझता हूं मैं। इसमें तकरीबन 20 कमेंट्स आए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं इसको। इस क्लास के जो लास्ट मेरी पॉलिटी की क्लास थी 14th क्लास थी, हाँ यस 14th क्लास थी, और प्रेम्बल की 4th क्लास थी। इसके अंदर ये मोनिका दैया, मैंने क्वेश्चन डाला था कि उदारवाद अमेरिका, मार्क्सवाद जर्मनी के मजदूरों के लिए, समाजवाद यूएसएसआर, ये हो गया भाई। मोनिका दैया समाजवाद अखंडता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, यू आर राइट। और गुड़िया आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दैया मोनिका बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, गुड़िया शाबाश भाई। फिर उसके बाद ये शिव कुमार है, प्रेम्बल में ऐड किया गया था वर्ल्ड 1970, बिल्कुल वही सेम जवाब है इनका। सेक्युलर है, इंटीग्रिटी है और सोशलिज्म है, बहुत बढ़िया भाई शिव कुमार, थैंक यू। आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। उसके बाद फिर ये अपना शिव कुमार ने इन्होंने एक शेर सा लिखा है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। क्या बात है यार भाई, क्या बात है यार। मैंने तो एक दिन और भी बोला था यार भाई, अगर तू मेरे पास होता मैं तेरे चरण कमल जरूर छू लेता। क्या बहुत बढ़िया यार, फैंटास्टिक थिंग करते हो तेरी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सुनील दैया, ये राजस्थान से हैं। मैंने शिव कुमार एक दिन बोला था शायद, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा शिव कुमार, आप आकोदा से हैं, बसी से हैं आई थिंक। एक बार आप अपनी जगह का नाम जरूर डालें। मोनिका जी, मोनिका गुड़िया, आप भी अपना एक बार प्लेस शायद आप भी एक बार जरूर शायद घड़ी से हैं, एक बार जरूर जगह का नाम जरूर, जो भी कमेंट्स करता हो बच्चा प्लीज़ एक बार अपने स्थान के साथ जरूर। उसके बाद तो फिर मैं देख लूँगा। उसके बाद सुनील काद्यान है, ये शायद लुहारू से हैं भाई, वेरी गुड भाई। उसके बाद ये पूजा रानी, बिल्कुल सर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होते हैं, क्या बात है भाई, थैंक यू पूजा भाई। उसके बाद ये मधु तंवर, सुपर सर जी बहुत बढ़िया भाई, ये दादरी से। अजय यादव, और कुछ अलग क्वेश्चन पूछो सर, सिंपल क्वेश्चन था ये तो, क्या बात। और ये दिखा के डोळे भाई, डोळे से क्वेश्चन नहीं, यहाँ से निकलते हैं आंसर, वेरी गुड। लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ तू क्या बोलना चाह रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। अजय याकोदा से हैं। उसके बाद है भाई ये अपने जवाब दिया इन्होंने, विजेंद्र कुमार, सुपर क्लास सर, सुपर कंटेंट एंड सुपर फैकल्टी दिस कैंपस, क्या बात है यार भाई। जय हिंद सर जी, जय हिंद भाई। विजेंद्र ये खुडाना से हैं, सुपर फैकल्टी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं सुपर फैकल्टी यार क्या बोलूँ। चलो फिर भी आप लोग अच्छा समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, मन खुश होता है, बहुत बढ़िया यार भाई विजेंद्र, थैंक यू दोस्त। अगर इतना मान सम्मान देंगे तो मैं और बेहतरीन ढंग से आप लोगों के बीच में हूँगा। उसके बाद विजेंद्र ने भी रिप्लाई किया भाई, बिल्कुल सही है, सही रिप्लाई है। उसके बाद शिव कुमार ने, जय हिंद सर जी, सुपर कंटेंट एंड वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू वेरी सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू शिव कुमार। उसके बाद फिर ये अपनी भारती चौहान, नाइस क्लास सर जी, क्या बात है, थैंक यू भाई भारती चौहान, ये पहली बार कमेंट्स कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा इनका कमेंट सुनकर के। सविता यादव हैं, ये भाई अपनी शायद पालड़ी से हैं, और ये भारती चौहान गुड़गांव से, गुरुग्राम से। ओके थैंक यू भाई सविता यादव जी, ये जो पालड़ी से हैं, थैंक यू, धन्यवाद भाई आप लोगों का। इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। देखिए सारे कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं मैं कुछ सिलेक्टेड कमेंट्स पढ़ता हूं, तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब चार्ज का काम करते हैं। जो आपके कमेंट्स हैं बड़े चार्ज का काम करते हैं, तो दोस्तों चार्ज करते रहिए, आप लोगों के बीच में हम बने रहेंगे। और वैसे आप लोगों को बता दूं, आज 3 तारीख है, 3 जून, बहुत जल्दी बड़ी खुशखबरी आप लोगों को शायद में भी मिल जाए। वैसे तो भाई जो कोविड-19 है उसको लेकर के सारी जगह मारामारी हो ही रही है, देश में भी 2 लाख से ऊपर लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है, तो भाई अपनी एहतियात बरतेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग करके हम सब काम करने हमारे को पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 1 साल 2 साल या 3 साल, जब भी जितने भी समय तक, जब तक ये महामारी हम बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते भाई, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। हमने जो पीछे हमारी गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी करी, हम उसी हिसाब से हमें चल रहे हैं। चलिए बहुत जल्दी आप लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है आप लोगों के बीच में। जब मैं आकर के ये सोशल मंच से कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता इसे, लेकिन फिर भी चलिए दोस्तों, थैंक यू आप लोगों के जो आए मैसेज आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए बस। अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर एक बात सोच के देख लीजिए, सिर्फ एक लास्ट बात है, वो ये है, आप एक बार पीछे मुड़ के देखिए कि किस प्रकार से हमने अपने 19 मार्च से लेकर के और आज 3 जून तक के जो दिन है वो कैसे गुजारे हैं, हमारी क्या अचीवमेंट रही है, बस दैट्स इट।
इनफ, और कोई बात नहीं करूंगा। 20 तारीख से लेकर के आज तक, 20 मार्च से लेकर के 3 जून तक आपने क्या किया? 2.5 महीने के करीब जो है आपने क्या किया? क्या वो कोई ऐसी ताकत है उस समय को वापस आपके पास लाके खड़ा कर सकती है? नहीं कर सकती। अभी भी अगर कोई सो रहा है मेरा मित्र, मेरे जैसा, मैं बहुत सोता हूं, तो उसके ऊपर अगर कोई थोड़ा बहुत असर हो जाए तो जागो भाई, जागो, समय नहीं आएगा। लोकतंत्र की बात करें, हमने बात करी थी प्रतिनिधि लोकतंत्र भाई, प्रतिनिधि लोकतंत्र। हमने बात करी थी लोकतंत्र की, लोकतंत्र का शब्द अर्थ समझा हमने, उसके बाद डेफिनेशन समझे हमने, उसके बाद लोकतंत्र के प्रकार समझे। लोकतंत्र के प्रकार में हमने बात करी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की, तो अप्रत्यक्ष में हमने बात करी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा प्रकार नाम क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। और प्रतिनिधि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं ऐसा आपसे पूछा जा सकता, तो प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है ये भी मेरे मित्रों 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है कौन सा? संसदीय, संसदीय। दूसरा क्या होता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अधीन। अब इन चीजों का भी मतलब है मेरे भाई, अगर संसदीय है तो मतलब ये है कि जो शक्ति है लोकतंत्र की किसके पास है? संसद के पास है। और अगर इसमें राष्ट्रपति के अधीन है तो इसमें शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसमें जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अब देखिए, हम भारत की बात करें, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? देखिए, बहुत तगड़ी बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, छूटेगा नहीं कुछ भी। भारत में संसदीय, भारत में कैसा लोकतंत्र? संसदीय प्रतिनिधि। भारत के अंदर जो लोकतंत्र है वो संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र भारत के अंदर है। समझ गए भाई? अरे यहां तक समझ में आ गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करी थी, प्रतिनिधियों की बात करी थी, कार्यकारिणी की बात करी थी, विधायिका के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबल है वो सारी बात हम करी। अब उसके बाद हमने बात करी प्रकार की, तो प्रकार संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। तो भारत में कैसा है? भारत में संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र है, क्योंकि भारत के अंदर क्या है? संसद है। भारत में जो सर्वोच्चता है, क्या मतलब सर्वोच्चता तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन जो ताकत है वो किसके पास है भाई? संसद के पास है। यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों का अगर क्लियर हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब देखिए, बात करूं मैं अब लोकतंत्र के लक्षणों की बात करूंगा भाई। जो लोकतंत्र के लक्षण कौन कौन से हैं ऐसा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। हम मतलब ये जैसे बोलते हैं ना, साइन एंड सिम्टम को एक तो बताए डॉक्टर, देख लेता, साइन एंड सिम्टम देख करके बीमारी का आइडिया लगाता, कुछ तो बताना पड़ता, कुछ देख लेता है ना, वही बात है लक्षण। तो जहां पर क्या हो, मत डालने का अधिकार हो, पहली बात। जहां पर मत से चुना जाता है वो क्या है? मत डालने का अधिकार है, जहां पे जो गवर्नमेंट है वो वोट डाल के। दूसरी बात हम करें, जहां न्यायिक, जहां न्यायिक स्वतंत्रता हो, यानी कि न्याय जो है वो क्या है? वो जो न्यायालय जो क्या है? स्वतंत्र हो, पूर्ण रूप से अपने न्याय करने के लिए स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं हो। तीसरी जो बात है भाई, तीसरा जो लक्षण है वो क्या है? असमानता का अभाव, या फिर ये कह सकते हैं वीकेंड, इसकी जगह हम ये कह सकते हैं समानता। देखिए, मैंने बात करी कि एक जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं उसके ऊपर मैंने बात करी। लोकतंत्र के लक्षणों के ऊपर मैंने बात करी, व्यस्त मताधिकार की बात करी, उसके बाद चुनाव की बात करी। हाँ, एक चीज रहेगी भाई, नंबर 4 चुनाव, जहां समय समय पर क्या होता हो? चुनाव होते रहते हो, जहां चुनाव, व्यस्त मत डालने, व्यस्त। देखिए, वयस्क मत डालने का अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता, असमानता का अभिभाव और चुनाव जहां पर हो
ये वहां पर क्या होगा मेरे मित्रों, वहां पर क्या होगा, ये लक्षण है। किसके लक्षण है ये भाई लोकतंत्र के लक्षण है भाई, ये ध्यान रखना भाई आप लोग। ये क्या है, लोकतंत्र के लक्षण है। और कानून की सर्वोच्चता, एक और बच गया बस इसमें लास्ट, कानून की सर्वोच्चता। यानी कि कानून के समक्ष सब बराबर है, गरीब अमीर जाति पाति सब नजरों में कानून के समक्ष क्या है, सब बराबर है, बोथ आर इक्वल। तो ये जो लक्षण है ये किसके हैं, लोकतंत्र के लक्षण है। और यहां पर मैं एक बात और करूंगा आप लोगों से, देखिए लोकतंत्र के लक्षण आप लोगों को समझ में आ गए भाई, मत डालने का अधिकार हो, यानी कि चुनाव होता है वहां पर भाई चुन करके लोग आते हैं। उसके बाद असमानता का भेदभाव भाई सब वहां पर समान है। उसके बाद कानून की सर्वोच्चता है वहां पर। तो ये सारी की सारी बातें कहां पर संभव है, ये सारी की सारी बातें कहां पर संभव है, जहां पर लोकतंत्र है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, लोकतंत्र के लक्षण। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके लक्षण हैं, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लॉजिकल भी किया जा सकता है। जब मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में 1-2 क्लास बनाऊंगा तो जरूर आप लोगों के बीच में इस टाइप के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और आप लोगों से बात अवश्य करूंगा भाई दोस्तों। अब यहां पर मैं बात करूं, यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया लोकतंत्र की जो मैंने बात करी। यहां पर मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, एक बात और विशेष तौर पर रहेगी है। देखिए जब 25 नवंबर 1949 को 25 नवंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर ने अपने समापन भाषण के अंदर एक बात बोली थी। वो क्या बोली थी कि भाई प्रस्तावना के अंदर जो लोकतंत्र शब्द यूज किया गया है, जोड़ा गया है, दोबारा सुनेंगे। 25 नवंबर 1949 को अपने समापन भाषण में, तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया कि समापन भाषण कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में समापन भाषण कब हुआ था। तो 25 नवंबर 1949 को जब अपने समापन भाषण के अंदर उन्होंने बोला था कि भाई लोकतंत्र जो शब्द है वो प्रेम्बल में जब ऐड किया गया, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक जो शब्द है प्रेम्बल में ऐड किया गया है, उसका खाली मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र है। मतलब बड़े ध्यान सुनना भाई, भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला कि 25 नवंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर ने एक कमेंटमेंट दिया अपने समापन भाषण में कि भाई जो पॉलिटिकल, जो प्रेम्बल के अंदर एक वर्ड ऐड किया गया है वो लोकतंत्र जो शब्द है उसका मतलब खाली सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है। इसका जो यूज किया गया है ये वर्ग रूप से, यानी कि बड़ी रूप में इसका जो आशय है, जो इसका जो अर्थ निकलता, जो मीनिंग जो निकल करके आता है, वो बहुत बड़े रूप में इसका यूज किया गया है। और अगर इसकी बात करूं तो जो अंबेडकर साहब ने एक बात जो बोली थी और जिस पर विशेष बल दिया था, उसका मतलब ये था कि भाई सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। देखिए कितनी सुंदर बात बोली भीमराव अंबेडकर ने, जो आधुनिक भारत के मनु हैं, जिन्होंने इतिहास बनाया है। उन्होंने क्या बोला और बल दिया, इस बात पर विशेष बल दिया कि भाई प्रेम्बल के अंदर जो डेमोक्रेसी जो शब्द यूज किया गया है उसका खाली मतलब राजनीतिक लोकतंत्र से नहीं है, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र भी उसके अंदर है, क्या है, शामिल है। और सामाजिक यानी कि सेक्युलर जो अपना सेक्युलर जो अपना सोशलिस्ट डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है वो दोनों इसके अंदर है। इनके बिना इसका कोई वजूद नहीं है। मतलब ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐड है। और ये तभी संभव है, हम मतलब इन्होंने एक बात और बोली कि हम सफल तभी हैं लोकतंत्र को लेकर के, हम सफल तभी हैं जब लोकतंत्र का मूल रूप से
जो एडिशन है सामाजिक जो लोकतंत्र वो मूल रूप से राजनीतिक लोकतंत्र में शामिल हो, तभी हमारा लोकतंत्र क्या है, सफल है। मतलब ये उन्होंने जो बात बोली वो ये बोली कि खाली पॉलिटिकल लोकतंत्र की बात नहीं करता हमारा प्रेम्बल के अंदर जो वर्ड लोकतंत्र जो शब्द दिया गया, डेमोक्रेसी जो शब्द दिया गया है, वो आर्थिक लोकतंत्र की भी बात करता है। और किस प्रकार की बात करता है, अपनी इकोनॉमी, आर्थिक हो गया, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी, एंड सोशलिस्ट जो डेमोक्रेसी है उसकी भी बात करता है, समाजवादी लोकतंत्र की भी बात करता है, सामाजिक लोकतंत्र की भी यहां पर बात की गई है। ये आप लोगों को यहां तक पता होना चाहिए। और साथ ही एक बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, यह तब तक स्थायी नहीं हो सकता भाई, यह तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक मूल रूप में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। आप देखिए ये बात छूट गई थी, तब तक स्थायी। आपसे पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या मोस्ट आवश्यक क्या है, मस्ट बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, तो सामाजिक लोकतंत्र मूल रूप से आवश्यक है। एंड देन तभी वी कैन से हम कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र क्या है, स्थायी है। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास हमने शुरू करी वो बात करी हमने डेमोक्रेसी की बात करी। सबसे पहले हमने बात करी डेमोक्रेसी है क्या, बाय द पीपल फॉर द पीपल, जो गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल गवर्नमेंट है, जो ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए काम करे, जनता के द्वारा जनता के लिए, उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। उसके प्रकार की बात करी, दो प्रकार थे, इब्राहिम लिंकन ने इसकी परिभाषा दी। दो प्रकार की बात करी मैंने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात करी। प्रत्यक्ष के अंदर हमने बात करी कि प्रत्यक्ष में जनता डायरेक्ट अपनी नियम रूल और कानून बनाती है और इसका चुनाव करती है, रिकॉल कर सकती है, उसमें अपनी रेफरेंडम का भी उसमें जो तत्व है। उसके बाद बात करूं मैं आप लोगों से तो उसके अंदर इनिशिएटिव पहल का भी है। उसके बाद उसको रिकॉल की व्यवस्था भी उसके अंदर की गई है, और जनमत संग्रह की व्यवस्था भी किसके अंदर है। आपसे पूछा जा सकता है कि जनमत संग्रह की व्यवस्था किसमें की गई है, तो डायरेक्ट जो लोकतंत्र उसके अंदर ये उसके तत्व हैं, या औजार बोल सकते हैं, वीकेंड से औजार कह सकते हैं। तो ये चार औजार थे इसके, किसके, डायरेक्ट थे। इनडायरेक्ट की बात करें जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम करते हैं और जनता के ऊपर शासन करते हैं, नियम और रूल बनाते हैं, और नियम और रूल जो कार्यकारिणी बनाती है वो किसके प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से जो लोकतंत्र, उसका दूसरा नाम क्या, प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी उसको जाना जा सकता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रकार कितने, प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो प्रकार है मेरे मित्रों। पहली क्या है, संसदीय लोकतंत्र, दूसरी क्या है, दूसरी बात करें जिसमें शक्ति किसके अंदर हो, राष्ट्रपति के अंदर शक्ति निहित हो। तो मैंने दो प्रकार के लोकतंत्र की उनके बीच में यहां पर बात करी। फिर उसके बाद हमने बात करी थी किसकी भाई, लोकतंत्र की बात करी कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र प्रेम्बल के अंदर जो लोकतंत्र शब्द यूज किया गया है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। ऐसा किसने बोला, भीमराव अंबेडकर ने बोला। कब बोला, 25 नवंबर 1949 को अपने समापन भाषण के अंदर ये उन्होंने बात बोली। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी क्या, कि हमारा लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता, इस बात के ऊपर उन्होंने जोर दिया जब तक कि हमारा मूल रूप से सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। ये सारी की सारी बात हमने यहां पर आज अपनी इसी क्लास के अंदर की है। चलिए दोस्त, अगला जो वर्ड है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक हो गया, उसके बाद क्या है आपका रिपब्लिक। चलिए गणतंत्र, एक बार भाई आप एक बार जल्दी से आप लिख लें, फिर उसके बाद समय मेरे को इजाजत नहीं दे रहा है ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को करा दूं। चलिए मैं रेफ कर रहा हूं, मैं इसको, आप लोग लिख चुके हैं क्योंकि मैं 2 बार 3 बार रिवाइज कराता रहता हूं, बीच बीच में आदत मेरी ऐसी ही है। और ये आदत, इस आदत का जो मतलब है वो ये है, आप लिखो ना लिखो, क्योंकि मेरे मित्र बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कागज पेन से नफरत है। लेकिन नफरत तो ये भी है कि ये सर खोपड़ा खाने के लिए कहां से आ जाते हैं। ठीक है, आप सुनिए, बस मजे से लीड लगा के आप सुनिए। यूट्यूब ओपन करिए, बजाय वो डिंग डोंग देखने के, बजाय वो इधर उधर की बहुत सारी टिकटॉक फिकटॉक पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी मीडिया शीडिया आई हुई है, आप एक बार झेलते तो जाइए, एक बार झेल के तो देखिए आप लोग, एक बार सुनिए तो सही। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख रहे हैं तो दी बेस्ट है, ठीक है, लिखने का काम मैं अपने आप ही कर रहा हूं। ओके, बात करें अब किसकी, गणतंत्र की। भाई गणतंत्र दो प्रकार, जहां पर हेड ऑफ नेशन, गणतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, गणतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, गणतंत्र की हमने बात करी थी, तो गणतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक बार मैं बता दूं आप लोगों को, गणतंत्र के बारे में भी थोड़ा सा डीप से बताऊं मैं आपको, तो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिए,
एक ही राज्य व्यवस्था है, राजशाही क्या बोलेंगे, गणतंत्र, रिपब्लिक। देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक तो कहां पे हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ नेशन का चुनाव किया जाता है। ये व्यवस्थाएं दो हैं भाई, कौन कौन सी, राजशाही और गणतंत्र। ये दो व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाओं की बात करें तो दो व्यवस्थाएं, गणतंत्र व्यवस्था और राजशाही व्यवस्था। ये दो प्रकार की नहीं भाई, सॉरी। तो ये दो प्रकार की, एक तो राजशाही व्यवस्था, एक गणतंत्र व्यवस्था है। एक तो राजशाही व्यवस्था क्या है, कौन सी व्यवस्था है, अगर राजशाही व्यवस्था की बात करूं मैं तो वो क्या है, यहां पर उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी के तौर पर राजा या रानी हेड ऑफ नेशन होते हैं, राजा या रानी। देखिए दो चीजें हैं, राजा या रानी उत्तराधिकारी के तौर पे, यानी कि पहले बाप था, फिर बेटा, फिर उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसकी बहू, उसका फलाना, उसका ढिमकाना, क्या भाई राजगद्दी पे बैठे हैं और वो क्या राष्ट्र के प्रमुख है। ये कौन सी व्यवस्था है, राजशाही व्यवस्था। आपसे पूछा जाएगा राजशाही, क्या राजशाही व्यवस्था में चुनाव होता है राजा का, नहीं होता। या वैकेंसी, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव नहीं होता, वो क्या होता है, राजशाही। जो पैतृक रूप से जो उत्तराधिकारी के तौर पे जो पद को ग्रहण करता है वो क्या है, राजशाही व्यवस्था। गणतंत्र की बात करें, हेड ऑफ नेशन, जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ध्यान रखना भाई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए। दो चीजें मैं यहां पे बता देता हूं। मैंने प्रत्यक्ष की बात करी, प्रत्यक्ष चुनाव कहां पर होता है भाई, प्रत्यक्ष चुनाव। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हेड ऑफ नेशन के लिए, किसी ने मेरे को बोला था सर सिंपल क्वेश्चन पूछते, थोड़ा सा टफ पूछ रहा हूं, हेड ऑफ नेशन के लिए डायरेक्ट चुनाव कहां पर होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहां पर है, अप्रत्यक्ष रूप से कहां पर चुनाव होता है, भारत। भारत क्या है, रिपब्लिक है। और यहां पर मैं बात करूं राजशाही की बात करूं तो क्या है, ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या रिपब्लिक है, नहीं है। तो जो व्यवस्था की बात हुई हमने, तो व्यवस्था की बात करी तो व्यवस्थाएं दो प्रकार, दो व्यवस्थाएं हैं, राजशाही और गणतंत्र की व्यवस्था। गणतंत्र को समझने के लिए हमने बात करी, दो व्यवस्थाओं की बात करी। पहली राजशाही, जहां पर उत्तराधिकारी चुने जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। दूसरी बात थी किसकी, गणतंत्र की। गणतंत्र की बात करिए, हेड ऑफ नेशन का चुनाव किया जाए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो भाई। अप्रत्यक्ष रूप से कहां पर होता है, भारत के अंदर होता है, मैंने बता दिया। दूसरा मेरा जो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि प्रत्यक्ष रूप से हेड ऑफ नेशन का चुनाव कहां पर होता है, जहां पर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। आप रिप्लाई करेंगे, आप क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। आई थिंक दोस्तों जो आज मैंने बात करी आप लोगों के समझ में आ रही है। उसके बाद जब हम इस प्रकार से आज हमने बात करी संप्रभु की, पहले बात हो रही समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की बात हो चुकी है। जब इस प्रकार का भारत बनेगा, वी मेड इंडिया, हम इंडिया को, भारत को इस प्रकार का बनाएंगे, या भारत ये प्रेम्बल के अंदर बात होगी तो हमें क्या मिलेगा, बात करी किसकी, जस्टिस। हमें क्या मिलेगा भाई, पहले बात करूं मैं, क्या मिलेगा, न्याय। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगली जो क्लास रहेगी हमारी यहीं से प्रारंभ करेंगे हम। तो आज जो हमने बात करी वो लोकतंत्र और गणतंत्र के ऊपर हमने बात करी है, रिपब्लिक के ऊपर हमने बात करी है। और दोस्तों कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप रिप्लाई करके मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। बीच में 2 दिन क्लास आप लोगों को नहीं मिली, उसके लिए कोई हमारे कुछ विशेष इशू थे, इस वजह से वो क्लास हमने नहीं दी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं जल्दी आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के। जय हिंद।